राजस्थान के जनपद आर्यों के प्रसार के अंतर्गत उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था और राजस्थान में अनेक भाग कुरु, सुरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योधे और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब के सरस्वती नदी के जंगलों तक हुआ। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली व भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित हैं। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर में 85 किलोमीटर दूर विराट नगर यानी बैराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया गया। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी भी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में आ गई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में शाल्व जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। शाल्वों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया और मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्य के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अधीन था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जो कि विराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्ययुगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। अब बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति की। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, वह पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई और वे राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इनका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों में व बाणभट्ट के हर्षचरित तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया। चीनी यात्री हैंसांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखता है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वेद राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। उनके कथानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास है और उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति। चंद बरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के राज दरबारी विद्वान थे। उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। उन्होंने लिखा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने के लिए
यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। जनबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि द्वारा अग्निकुंड से मानी जाती है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। राजपूतों के ब्राह्मणवंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का आकटक प्रमाण माना है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज बताया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है कि गुहलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण ये भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। विदेशियों की संतान। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने लिखा कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इस आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया। इनका मत है कि ये विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी जातियों को जब वे शासक बन बैठे तो उन्होंने अग्नि संस्कार द्वारा पवित्रकरण वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में मिला लिया। टोड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और हूणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा कि राजपूत जाति 8वीं अथवा 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया। इन मतों को स्वीकार नहीं किया गया है। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी संतान नहीं बताया। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाज भी शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि इनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्वी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही विद्यमान था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य में प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं और ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहाँ निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उनका महाकाव्य काल क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। आइए देखते हैं राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। सबसे पहले बात करें तो गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रारंभिक शासकों की हम बात करेंगे। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक के नाम से हुआ। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अब्दुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित बताते हैं, तो कर्नल टोड ने इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा बताते हैं कि 566 ईस्वी में लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया और गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा रावल हुआ। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी, जिन्हें लकुलिश मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उसने मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया।
इसलिए इतिहासकार C.V. वेदे उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल यानी फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों का परास्त किया था उससे करते हैं। जैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी। गुहिल के ही एक वंश जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया और 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मर्मर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की। रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना बतलाया जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश का रावल शाखा का अंतिम शासक था। राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमणों में सिंह के सदस्य की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। हमीर ने सिंघोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। महाराणा लाखा 1382 से 1421 ईस्वी। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ होना था, मगर पस्थी वंश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ ये शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चूड़ा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा और चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। राणा लाखा के समय में जावर माइन से चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। महाराणा मोकल 1421 से 1433। मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण चूड़ा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया, पर जब चूड़ा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया और 1433 में मोकल की जिलावाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित कर लिया। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई और 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। इस संधि से यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457 से 58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वह विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें सिरोही, अंचलगढ़ एवं कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध है। कविराज श्यामल दास
भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी तथा संगार चौरी का मंदिर, एकलिंगजी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत है। कुंभा एक विद्वान विद्यानुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत, मीमांसा व सूर प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, रावराय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि बिरुदों से विभूषित किया गया। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, रावराय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि बिरुदों से विभूषित किया गया। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्ट में रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी।